गुड मॉर्निंग साथियों। आपको हम जैसा बताए थे कि टेक्नीशियन के लिए हमारा साइंस का सेशन लेके आएंगे फिजिक्स का। आज हम फिजिक्स का नया सेशन लेके आए लाइट चैप्टर से। और लाइट चैप्टर का हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद आगे करवाते चलेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, हम आपको इसको पढ़ के बता देते हैं क्या है ये। बोलता है जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कह सकते हैं। तो ये बात याद रखिए कि प्रकाश के तीन प्रकृति होते हैं। जो प्रकाश का नेचर होता है ना, जो प्रकाश का प्रकृति होता है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है या जो नेचर होता है लाइट का, वो तीन तरीके का होता है। एक को बोलते हैं पारदर्शी, एक को बोलते हैं अपारदर्शी, और तीसरे को बोलते हैं परभासी। पारदर्शी में पारदर्शी कहने का मतलब होता है कि जिससे लाइट आर पार दिख सके, उसको लाइट इस पार से उस पार हम देख सके। जैसे मान लीजिए कांच, कांच की गिलास से हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। हवा, हवा को इस पार से हम उस पार देख सकते हैं। तो पारदर्शी हम उसे कहते हैं, उसमें हमारा शब्द में ही मिल रहा है पारदर्शी, यानी हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। तो प्रकाश का प्रकृति तीन तरीके का होता है, पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा परभासी, परभासी। ये पूछा है यहां से कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या कहते हैं, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी में प्रकाश एक दूसरे से दूसरी ओर पार कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान दिख जाते हैं, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में देके रखा है, एक ओपेक, ट्रांसपेरेंट। तो ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो हमारा यहाँ क्या आंसर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। तो आप यहाँ से याद रखिए कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है ना, वो तीन तरीके के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। हाँ, तो पारदर्शी में प्रकाश पूर्ण रूप से दिख जाते हैं, अपारदर्शी में प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं दिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज ले लीजिए, खुरदरा चीज ले लीजिए या कागज ले लीजिए, कागज, कागज में लाइट इस पार से उस पार नहीं जाएगा, तो हमारा अपारदर्शी हो गया। तीसरा परभासी, परभासी में होता है कि थोड़ा बहुत लाइट जाता है। जैसे मान लीजिए कांच को आप रगड़ दीजिए, शीशा को रगड़िए और उससे आप लाइट को पास कराइए, तो कुछ प्रकाश पास करेंगे और कुछ प्रकाश पास नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं परभासी। अगला क्वेश्चन इसी पे है, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कह सकते हैं, तो उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर स्पष्ट रूप से ना देखा जा पाए तो उसको अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। परभासी में साथियों थोड़ा थोड़ा दिखता है, पारदर्शी में पूर्ण रूप से दिखता है, जबकि अपारदर्शी पदार्थ में, अपारदर्शी पदार्थों में बिल्कुल कुछ रूप से नहीं दिखता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। आगे चलिए, अब इन्होंने पूछा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है। तो हम आगे जब प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे हम आपको टिंडल प्रभाव बताएंगे कि जो टिंडल प्रभाव होता है ना, वो कोलाइडी विलयन में मुख्य रूप से होता है। प्रकाश का सूक्ष्म धूल कणों की ओर बिखर जाना हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे आप घर के छत उत में, याद आपको अगर बचपन आपका घर में गुजरा होगा, घर के देहात और गांव में गुजरा होगा, शहर में नहीं, गांव देहात का बात करें तो पहले छपरी होता था हमारे गांव में, छप्पर में से एक छेद में से आता था लाइट और एकदम सीधा लाइट पड़ता था, वही हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहने का मतलब कि जब प्रकाश सूक्ष्म धूल कणों में जाके बिखर जाता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव भी प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रभाव है, या कुछ सूक्ष्म कोलाइडी विलयनों के माध्यम से प्रकाश क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, इसलिए इसका प्रभाव किससे है, प्रकीर्णन से है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन सूक्ष्म धूल कणों की ओर सूक्ष्म धूल कणों से बिखर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। आइए, बोलता है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब एक किलोमीटर में पूछे तो किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर लगाएंगे। एक किलोमीटर का है और ये हमारा मीटर पर सेकेंड का है,
ये दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? किलोमीटर में पूछेगा तो ए लगाइएगा, और मीटर पर सेकेंड में ए पूछेगा तो ए लगाइएगा। अब यहाँ से ये बात याद रखिएगा कि प्रकाश का वेग किसमें ज्यादा होता है, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में। ठोस में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों समझ पाए? विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम में प्रकाश के वेग से क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे चलिए, ये बातें समझ पाए? निर्वात में प्रकाश का वेग इतना, किलोमीटर में पूछे तो आप ए लगाइएगा। आगे निर्वात की रोशनी बताइए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो आसान है। बोलता है प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो आपको अभी बताया ना, निर्वात में, वैक्यूम में। निर्वात कहने का मतलब कि बिल्कुल खाली स्थान। निर्वात अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक कमरे को बंद कर दीजिए और इससे ऐसा कमरा आप बनाइए जिसमें हवा का एक कुछ भी ना बचाओ, बिल्कुल हवा उससे आप निकाल दीजिए, आप निर्वात में गमन करने लगेंगे। निर्वात में आप ऐसे उड़ेंगे, ऐसे करके उड़ने लगेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। और निर्वात में क्या होता है ना, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। आगे बातें बताएंगे, आगे चलिए। प्रकाश संचरित होती है। प्रकाश आपको पता है हमेशा सीधी रेखा में संचरित होती है। ये पूछ रहा है कि प्रकाश कैसा संचरित होती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरित होती है। अब ये बोलता है कि जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनाती है। छाया कब बनाएगा, तो आप जब ओपेक सरफेस को लेंगे, ओपेक सरफेस है, जब ओपेक सरफेस से कोई भी प्रकाश को आप टकराएंगे तभी तो छाया बना पाएगा। मान लीजिए आप ओपेक की जगह पे आप अगर मान लीजिए पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रख दिए, तो ट्रांसपेरेंट में तो प्रकाश आएगा, घुस जाएगा, यानी वो छाया बना ही नहीं पाएगा। तो प्रकाश आपको छाया बनाने के लिए कैसा मटेरियल लेना होगा, कैसा ऑब्जेक्ट लेना होगा, अपारदर्शी पदार्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। बोलता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा निकाला गया था। जो हमारा प्लांक सिद्धांत क्या कहलाता है, E इक्वल टू क्या कहलाता है, hb। यही हमारा प्लांक साहब थे और इन्होंने एनर्जी बराबर, यहाँ जो h बराबर v दिया था। h क्या है, तो प्लांक नियतांक है, यहाँ पे v हमारे यहाँ वेग है, क्या है, एनर्जी है। आगे चलिए। बोलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है एकमात्र घटना कौन सी हो सकती है, तो आप ये बात याद रखिए कि प्रकाश का जो हमारा ध्रुवीकरण है ना, वो एकमात्र अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में साबित करता है। आप यहाँ से याद रखिए कि जो तरंग होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, और एक को बोलते हैं यांत्रिक तरंग। क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं ना, इनको अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं, अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से हमारा आता है प्रकाश। प्रकाश एक कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश की गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, यह निर्वात में भी गमन कर लेता है। ठीक है, जबकि यांत्रिक तरंगों की गति करने के लिए माध्यम का आवश्यकता पड़ता है। माध्यम हो कुछ भी हो, ठोस हो, लिक्विड हो, गैस हो। जैसे मान लीजिए कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। मान लीजिए आप इसको ले जाइए निर्वात में, कहाँ ले जाइए, किसी ग्रह पे ले जाइए, जैसे चंद्रमा पे ले जाते हैं, तो चंद्रमा पे इसका साउंड को आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा माध्यम नहीं है, वहां पे वायुमंडल नहीं, वहां पे वैक्यूम है, इसीलिए वहां पे हमारा साउंड नहीं सुनाते। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनका साउंड एक दूसरे को समझ नहीं आता या सुनाते ही नहीं है। तो ध्वनि के लिए हमें माध्यम का जरूरत पड़ेगा, जबकि प्रकाश के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं और ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में कार्य करते हैं।
और ये मुख्य रूप से अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। आगे हम बताते चलेंगे और आगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आप वो पूछा है कि किससे साबित कर सकते हैं, तो ध्रुवीकरण से। ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रकाश का क्या कर सकते हैं, ध्रुवीकरण कर सकते हैं। देखिए जो प्रकाश हमारा होता है ना, जो हमारा प्रकाश होता है, जो हमारा प्रकाश होता है ना, वो मुख्य रूप से दो तरीके से कार्य करता है। एक तरंग के तरीके से और दूसरा कण के तरीके से। कण के तरीके से आप इसको समझा सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारे जो है ना कण के माध्यम से समझा सकते हैं। लेकिन जो तरंग के माध्यम से समझा सकते हैं, वो ध्रुवीकरण की घटना को आप समझा सकते हैं। तो जो हमारा प्रकाश जो है ना, उसका ध्रुवीकरण किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आगे हम यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे और आगे हम सीखेंगे, ठीक है।